मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लेके आए हैं 16 करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जो 1 दिसंबर 2024 की सीरीज के अंतर्गत सीरीज के अंदर जो आपसे क्वेश्चन यानी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। जो क्वेश्चन वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आने वाले एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, हमारी वीडियो को कंटिन्यू बनाए रखें, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर बसंत गोयल को सम्मानित किया गया। कब किया गया? 27 नवंबर 2024 को किया गया। कहाँ किया गया? दुबई के अंदर किया गया। और वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है, जो मुख्य अतिथि के रूप में दुबई के अंदर इंक्लूड हुए थे, शामिल हुए थे। और भारत के राष्ट्रपति ने उन्होंने पहले ब्लड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि भी उनको दे दी थी। यानी जो डॉक्टर बसंत गोयल है वो कोरोना काल के अंदर काफ़ी चर्चा में रहे, और जैसे ब्लड डोनेशन है या सामाजिक कार्य है, वो भी उन्होंने काफ़ी किए थे। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो हाल ही में किसने विक्रम संपत की पुस्तक टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंटररेग्यम टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंटररेग्यम का विमोचन किया है? किसने किया? तो डॉक्टर एस जयशंकर, जो हमारे विदेश मंत्री है, उन्होंने इसका क्या किया है? विमोचन किया है। जो किसकी पुस्तक है? विक्रम संपत की पुस्तक है। सॉल्यूशन देखें तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इतिहासकार विक्रम संपत की किताब टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द इंटररेग्नम का 30 नवंबर 2024 को दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में विमोचन किया। दिल्ली के जो इंडिया हैबिटेट सेंटर है, वहां इसका विमोचन किया। पुस्तक किसकी है? विक्रम संपत की है। विमोचन किसने किया? डॉक्टर एस जयशंकर। कौन है? विदेश मंत्री है। और पुस्तक का नाम है द टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंटररेग्नम या रेग्जम। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो हाल ही में 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो महाबोधि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, बौद्धिज्म से रिलेटेड है। इसका यानी इस महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हुआ मध्य प्रदेश, जहाँ सांची का स्तूप स्थित है, विदिशा के अंदर। तो इसका सॉल्यूशन देखिए तो मध्य प्रदेश की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल सांची का स्तूप में 30 नवंबर से 2 दिन का महाबोधि कार्यक्रम या महाबोधि महोत्सव शुरू हुआ। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू आज शाम यानी 30 नवंबर जम्बू द्वीप पार्क में इस महोत्सव का उद्घाटन किया। आगे हम बात करें भगवान गौतम बुद्ध के परम शिष्य, एक का नाम है महामोदग्लायन और दूसरा है सारिपुत्र, की पवित्र अस्थियों की पूजा अर्चना के साथ इस महोत्सव की शुरुआत की गई। आगे हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की, तो हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनका संबंध जोधपुर से है, और उन्होंने कहा शून्यता नामक चित्रकला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। तो शून्यता नामक जो चित्रकला प्रदर्शनी है, उसका उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली के अंदर किया। सॉल्यूशन देखिए तो केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में विशेष प्रदर्शनी शून्यता का उद्घाटन किया। किसका उद्घाटन किया? एक प्रदर्शनी है शून्यता, उसका उद्घाटन किया। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो हाल ही में 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन है, उसका आयोजन कहाँ शुरू हुआ? तो उसका आयोजन वाराणसी उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ। ये 13वां राष्ट्रीय सम्मेलन था, बीज सम्मेलन था, वाराणसी में स्टार्ट हुआ। और 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन 2024 कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित, और 28 नवंबर 2024 को शिवराज सिंह चौहान द्वारा वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन किया गया, जो कहाँ हुआ? वाराणसी के अंदर। वर्तमान में जो कृषि मंत्री है वो शिवराज सिंह चौहान है, जो एमपी यानी मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने कहा 500 नई पंचायत घर यानी ग्राम परिषद की मंजूरी दी। तो जम्मू कश्मीर सरकार है, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है, वहाँ अभी जो 10 साल बाद में नई गवर्नमेंट बनी है, उस गवर्नमेंट के माध्यम से या जो पंचायती राज मंत्रालय है, वहाँ उनके द्वारा 500 नई पंचायतें यानी ग्राम परिषद के नाम से जिनको जाना जाता है, उनको मंजूरी दी है। सॉल्यूशन देखिए तो अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव 2024 हुए, जो 2014 के बाद यानी 2014 के बाद में 2024 के अंदर हुआ, यानी 10 साल बाद में चुनाव हुए। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन
ने 49 सीटें जीती है 24 के चुनाव में। बीजेपी ने 29 सीटें पर कब्जा किया और महबूबा मुफ्ती है जिसने सिर्फ 3 सीटें जीती है। और वहीं अन्य जो छोटी पार्टियां हैं वो उन्होंने 10 सीटें हासिल की है, जिनमें इंडिपेंडेंस यानी निर्दलीय वगैरह इंक्लूड होते हैं। उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री चुना गया और 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने इसके अस्तित्व को खत्म करते हुए किसके यानी 370 जो धारा है उसके अस्तित्व को खत्म करते हुए राज्य जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। अब लद्दाख अलग है और जम्मू कश्मीर अलग केंद्र शासित प्रदेश है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो हाल ही में प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव में किसे संभागी या सहभागी राज्य के रूप में डिक्लेयर किया गया है या घोषित किया गया है? तो इसके अंदर जो संभागी राज्य या संभागी देश है वो, तो संभागी राज्य सिक्किम को डिक्लेयर किया है और संभागी राष्ट्र की बात करें तो जापान। इसका सॉल्यूशन देखें तो हॉर्नबिल महोत्सव के 25वें संस्करण का उद्घाटन हुआ और प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड के अंदर मनाया जाता है, जिसे त्योहारों का त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। नागालैंड के प्रतिशत हॉर्नबिल महोत्सव के 25वें संस्करण के लिए जापान को आधिकारिक साझेदार देश के रूप में नॉमिनेट किया है या डिक्लेयर किया है और सिक्किम को यानी जो साझेदार यानी स्टेट के रूप में डिक्लेयर किया है। इस महोत्सव का आयोजन 1 दिसंबर से 10 दिसंबर 2024 के मध्य होगा, यानी इसका आयोजन 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के मध्य नागालैंड में होगा, लेकिन इसका जो पार्टनरशिप स्टेट है वो तो सिक्किम है और पार्टनरशिप कंट्री है वो है जापान। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो हाल ही में हैंडीक्राफ्ट घड़चोला को जीआई टैग मिला है, उसका संबंध किस राज्य से है? तो उसका संबंध है गुजरात से। घड़चोला होता है एक तरह का पहनने का, जैसे घाघरा हो सकता है, यानी ऐसी ड्रेस पहनने की ड्रेस, महिलाओं की पहनने की ड्रेस होती है जो विभिन्न कलर्स के अंदर बनी होती है, उसे घड़चोला कहते हैं। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये गुजरात की प्रसिद्ध है, जिसे जीआई टैग मिला है। आगे सॉल्यूशन देखें तो भारत सरकार द्वारा गुजरात की एक और सांस्कृतिक धरोहर हेरिटेज घड़चोला को जीआई टैग प्रदान किया गया है और ये जीआई टैग प्रदान करने के साथ ही राज्य की कुल यानी 7 धरोहर है जिनको जीआई टैग मिल चुका है, या कुल 27 धरोहर हो चुके हैं, 27 धरोहर हो चुके हैं, नहीं कि 7। आगे हम बात करें गुजरात की घड़चोला पारंपरिक रूप से हिंदू जैन समुदायों में शादियों जैसे अवसरों पर पहने जाने वाले पोशाक है, जो ऐतिहासिक रूप से लाल, मैरून, हरा, पीला जैसे शुभ रंगों से क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो हाल ही में भारत को किसने बागवानी स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए 98 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है? तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है या एशियन विकास बैंक है, एडीबी, जिसका हेडक्वार्टर मनीला के अंदर है, फिलीपींस की राजधानी मनीला के अंदर स्थित है। तो एशियाई विकास बैंक है, उसने 98 मिलियन डॉलर बागवानी स्वास्थ्य के लिए दिया है और इसमें जो ऋण के माध्यम से इस ऋण के माध्यम से यानी जो भारत सरकार है वह स्वच्छ पौध निर्माण कार्यक्रम प्रारंभ करेगी। सॉल्यूशन देखें तो मनीला में स्थित एशियाई विकास बैंक, जिसकी स्थापना 1966 के अंदर होती है और भारत सरकार को उसकी भारत की स्वच्छ संयंत्र निर्माण कार्यक्रम को समर्थन देने के लिए 98 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है। और भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के प्रतिनिधि 29 नवंबर 2024 को दिल्ली में इस आशय के लिए एक एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर किए और एडीबी ऋण से केंद्र सरकार को भारत के स्वच्छ पौध निर्माण कार्यक्रम शुरू होगा और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से भारत की स्वच्छ पौध निर्माण कार्यक्रम को लागू किया जाएगा। यानी कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भी इंक्लूड होगा, बागवानी बोर्ड भी होगा और आईसीआर जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है वो भी इसमें इंक्लूड होगी। ये तीनों मिलकर भारत के अंदर स्वच्छ पौध निर्माण कार्यक्रम लागू करेंगे, जो किसके ऋण से? जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसके द्वारा दिया गया जो 98 मिलियन डॉलर ऋण है उसके माध्यम से करेंगे, जिसका लक्ष्य होगा भारत की हरा भरा और पर्यावरण को स्वस्थ बनाए रखना। आगे हम दोस्तों बात करें तो जो 10वां क्वेश्चन है वो हाल ही में T20 फॉर्मेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारत के बल्लेबाज कौन बने? यानी T20 फॉर्मेट के अंदर सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने? तो इसका आंसर होगा उर्विल पटेल। उर्विल पटेल है वो सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज है। और विश्व की हम बात करें तो वो साहिल चौहान है। कौन है? साहिल चौहान है। ये भारतीय मूल के है लेकिन भारत के अंदर इनकी नागरिकता भारत की नहीं है। सॉल्यूशन देखें तो T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज गुजरात के विकेट कीपर उर्विल पटेल है।
उन्होंने 27 नवंबर 2024 को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की खिलाफ जो ट्रॉफी में त्रिपुरा के खिलाफ 28 गेंदों के अंदर सेंचुरी यानी शतक लगा दिया और इसी शतक के जरिए उन्होंने भारतीय क्रिकेट की T20 में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम बना लिया। जो पहले ये ऋषभ पंत के नाम था, ये रिकॉर्ड किसके नाम था? ऋषभ पंत के, जिन्होंने 2018 के अंदर इस टूर्नामेंट में उन्होंने हिमाचल के खिलाफ 32 गेंदों में शतक लगा दिया था, लेकिन इन्होंने तो 28 गेंदों के अंदर ही लगा दिया है। तो अब उर्विल पटेल है, वो फर्स्ट रैंक के ऊपर इंडिया के अंदर है। आगे हम बात करें तो T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ियों में एस्टोनिया के साहिल चौहान का भी नाम है। कहाँ के रहने वाले? एस्टोनिया के, लेकिन है भारतीय मूल के। उन्होंने जून 2024 में साइप्रस के खिलाफ 27 गेंदों में शतक लगाकर इतिहास रच दिया। 27 गेंदों में रचा है और हमारे भारत वालों ने 28 गेंदों के अंदर रचा है। और भारत में उससे पहले ऋषभ पंत था जो 32 गेंदों के अंदर शतक बनाया था हिमाचल के खिलाफ। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा उर्विल पटेल। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो भारतीय सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसकी स्थापना 1 दिसंबर को हुई थी। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। साल 2024 में बीएसएफ का स्थापना दिवस जोधपुर में मनाया जाएगा और ये 8 दिसंबर को मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 8 दिसंबर को मनाया जाएगा। इस मौके पर बीएसएफ के विभिन्न सीमांत मुख्यालयों के विशेष दक्ष सीमा प्रहरी भाग लेंगे और साथ ही बीएसएफ की ये हर यूनिट अपनी जाबाजी का प्रदर्शन करेगी। बीएसएफ के बारे में कुछ खास बातें स्थापना होती है 1 दिसंबर 1965 को। बीएसएफ भारत के 5 केंद्रीय जो सशस्त्र पुलिस बल है, सीआरपीएफ भी, जो सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है, सीआईएसएफ है, उनके अंदर ये भी एक है। और बीएसएफ का मुख्यालय या हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। बीएसएफ भारतीय क्षेत्रों की रक्षा की पहली पंक्ति कहा जाता है और बीएसएफ के पास एक पूर्ण वाटर विंग, एयर विंग और आर्टिलरी रेजिमेंट भी है। बीएसएफ के जवान भारत पाकिस्तान बॉर्डर, भारत बांग्लादेश बॉर्डर, इनके ऊपर जो 6500 किलोमीटर लंबी सीमा है उस पर चौकसी करते हैं। बीएसएफ के पहले प्रमुख और संस्थापक श्री KF रुस्तम जी थे, यानी जो पहले इसके प्रमुख थे श्री KF रुस्तम जी, और ये इसको संस्थापक भी कहा जाता है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग का पुनर्निर्वाचन हुआ? यानी कौन सा देश है जो संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग का पुनर्निर्वाचित हुआ है? तो वो भारत हुआ है। भारत को 2025-26 के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग ने पुनः अपना मेंबर बना लिया है। बात करें सॉल्यूशन की, तो 28 नवंबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग का सदस्य चुना गया भारत, और भारत को 2025-26 के लिए इस आयोग के लिए चुना गया है। भारत इस आयोग का संस्थापक सदस्य है और वैश्विक शांति और स्थिरता में योगदान देने वाला प्रमुख देश है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग से जुड़ी कुछ खास बातें, इसके अंदर 31 सदस्य होते हैं और इन सदस्यों का चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा या सुरक्षा परिषद या आर्थिक एवं सामाजिक परिषद करती है। और इसमें संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में सबसे ज्यादा वित्तीय योगदान देने वाले देश, सबसे ज्यादा सैन्य योगदान देने वाले देशों में भारत शुमार है या शामिल है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग की स्थापना 2005 के अंदर हुई थी। भारत हर बार यानी शांति सेना यानी भेजता है जो इसी आयोग के अंडर आती है। आगे हम बात करिए क्वेश्चन नंबर 13 की, तो इसमें हाल ही में किसे 2024 का फाइजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे 2024 का जो फाइजर पुरस्कार है वो मिला है? तो मिला है यानी अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर प्रोजित बिहारी मुखर्जी या प्रोफेसर प्रोजित बिहारी मुखर्जी, यानी बिहारी मुखर्जी को ये पुरस्कार मिला है। साल 2024 के लिए अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बिहारी मुखर्जी को फाइजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उन्हें यह पुरस्कार उनकी किताब ब्राउन स्किन व्हाइट कोट्स रेज साइंस इन इंडिया 1920 से 1966 के बीच में, यानी इसका वर्णन है इसमें, इसके लिए ये मिला है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि फाइजर पुरस्कार यानी पुस्तक के लिए दिया जाता है। या फाइजर पुरस्कार से जुड़ी कुछ और जानकारी। फाइजर पुरस्कार की स्थापना 1958 में फाइजर इंक ने की थी। यह पुरस्कार विज्ञान के इतिहास से जुड़ी बेहतरीन किताब को दिया जाता है, यानी विज्ञान के इतिहास से जुड़ी बेहतरीन किताब को ही ये पुरस्कार या फाइजर पुरस्कार मिलता है, जिसकी स्थापना 1958 में फाइजर इंक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करिए, तो हाल ही में देश चार्ड ने किस देश के साथ सुरक्षा और रक्षा सहयोग समझौते पर औपचारिक रूप से, यानी किस देश ने अफ्रीकी देश है चार्ड, वो उसने किस देश के साथ सुरक्षा और रक्षा सहयोग समझौते को औपचारिक रूप से क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया है।
यानी चाड के ऊपर पहले अधिकार हुआ करता था फ्रांस का। किसका हुआ करता था? फ्रांस। लेकिन अब चाड कह रहा है कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं किसी के अधीन थोड़ी हूँ, मैं किसी का औपनिवेशिक या उपनिवेश नहीं हूँ। इसलिए उसने पहले फ्रांस के अंडर आता था और उसके साथ जो सुरक्षा और रक्षा सहयोग समझौते थे उनको सबको खत्म कर दिया पूरी तरह से, और वो पूरी तरह से आज़ाद हो गया है। सॉल्यूशन देखें तो इस आंसर तो होगा फ्रांस। सॉल्यूशन देखें तो हाल ही में अफ्रीकी देश चाड फ्रांस के साथ सुरक्षा और रक्षा सहयोग समझौते औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया है। बता दें कि चाड उत्तरी और मध्य अफ्रीकी देश है। 11 अगस्त 1960 को अपनी स्वतंत्रता के बाद से ही चाड फ्रांसीसी उपनिवेश था। 11 अगस्त 1960 को स्वतंत्रता मिल चुकी थी, फिर भी वो फ्रांसीसी उपनिवेश था। जिस प्रकार हम इंडिया है, वो पहले 1947 से पहले किसका उपनिवेश हुआ करती थी? ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करती थी, और ब्रिटेन के अधीन इसकी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो चलती थी। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो हाल ही में भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम डेवलप करने के लिए किसके साथ एग्रीमेंट किया है या समझौता किया है? तो ये यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन के साथ ये समझौता किया है। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने अगली पीढ़ी भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए विद्युत प्रणोदन प्रणाली या इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम के सह डिजाइन और सह निर्माण और सह उत्पादन के लिए एक रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत और यूनाइटेड किंगडम के रक्षा मंत्रालयों के बीच ये एग्रीमेंट 28 नवंबर 2024 को पोर्ट्समाउथ इंग्लैंड के अंदर हुआ, और भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल कंपनी और यूनाइटेड किंगडम की जीई पावर कन्वर्जन के साथ साझेदारी में भारतीय नौसेना के लिए विद्युत प्रणोदन प्रणाली यानी इंजन का सही विकास किया जाएगा, जिससे भारत की क्षमता, जो समुद्री क्षमता है, वो डेवलप होगी या विकसित होगी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो हाल ही में मीगोंग महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? तो मीगोंग महोत्सव मेघालय जो गारो यानी जो गारो पहाड़ियां हैं उनके निकट ये मनाया गया। इसका सॉल्यूशन देखें तो मेघालय सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित मेगोंग महोत्सव 2024 29-30 नवंबर 2024 को मनाया गया। 29 और 30 नवंबर 2024 को जंजाल बाल जेक हवाई अड्डा पश्चिमी गौरव हिल तूरा मेघालय में आयोजित किया गया। मेघालय में संगीत, संस्कृति और गौरव विरासत को प्रदर्शित करने और उसका डेवलपमेंट और उसको यानी उसका कंजर्वेशन यानी संरक्षण करने के लिए ये महोत्सव का आयोजन होता है। और इस महोत्सव का आयोजन जो मीगोंग महोत्सव है 2024, इसका आयोजन 29 और 30 नवंबर 2024 को मेघालय के अंदर आयोजन हुआ। दोस्तों, इस प्रकार हमने 16 क्वेश्चन देखे, बड़े ही मजेदार और बड़े ही बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे, आने वाले एग्जाम्स के अंदर आपसे पूछे जाएंगे। दोस्तों, इसको एक बार वीडियो को आप दोबारा रिवाइज करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना। अगर कोई कमी है तो उसके लिए आप कमेंट करके हमें बता सकते हो कि ये इस चीज़ के अंदर ये कमी है, जिसके अंदर हम सुधार सके और अच्छे से अच्छी वीडियो आपको निःशुल्क अवेलेबल करवा सके। जय हिंद, जय भारत मेरे प्रिय साथियों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।